हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम केन टेक्नोलॉजी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं तो उन्हें आईओटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी काम करती है। अब आईओटी का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि उसमें जो भी इंटरनेट की जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि इन अ वे अगर आप देखोगे आजकल जो इलेक्ट्रॉनिकली जो चीज़ें आ रही हैं तो उसमें जो आईटी सर्विसेज जो प्रोवाइड करवानी होती है वो ये कंपनी करवाने का काम करती है। अगर हम देखेंगे कौन कौन सी इंडस्ट्री में कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती है, तो देखिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल और एरोस्पेस और डिफेंस, जिसका अगर आप देखोगे अभी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बिजनेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा पोटेंशियल हमें यहाँ पे इस इंडस्ट्री में नजर आ रहा है और वहाँ पे कहीं ना कहीं इस कंपनी को भी उससे बेनिफिट हमें होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवेज और इसके अंदर ये कंपनी आईओटी और आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी काम करती है। अगर हम कंपनी की अगर हम तीन सेगमेंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे बॉक्स बिल्ड ओईएम कंपनी ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। फिर उसके अलावा जो सर्किट बोर्ड की जो असेंबलीज होती है तो वो प्रिंटेड के अंदर भी ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और ओडीएम सर्विसेज भी ये कंपनी जो स्मार्ट मीटरिंग टेक्नोलॉजीज है और जो स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग है तो इसके अंदर ये कंपनी ओडीएम सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। ओडीएम का मतलब मेनली यानी कि एक अच्छी इनकी खुद की डिजाइन बना के वहाँ पे ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो इन वे देखा जाए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये जो इनका जो बिजनेस है वो तभी हमें ग्रोथ हुआ नजर आएगा जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो चाहे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो या एरोस्पेस एंड डिफेंस हो, तो कहीं ना कहीं इनका जो बिजनेस अगर आप देखोगे काफी अच्छा भी हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहाँ पे डेफिनेटली ये कंपनी का बिजनेस भी आने वाले टाइम पे हमें काफी अच्छे तरीके से ग्रोथ हुआ नजर आएगा। अब अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए करंटली अभी कंपनी की 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और ये कर्नाटका, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड जैसे स्टेट के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इन्होंने जो फैसिलिटी है इनके जो कस्टमर्स है उनके पास में वो रखा हुआ है, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की कॉस्ट वगैरह नहीं लगे और उससे क्या है कि जो सर्विस है वो ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंटली हो जाएगी, यानी कि कम कॉस्ट में वो अपने जो कस्टमर्स है उनको सर्विसेज देते हैं तो जिससे उनका भी फायदा होता है और कस्टमर का भी उससे उनका फायदा होता है। अगर हम इनके आर&डी टीम की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर अभी लगभग 19 एम्प्लॉइज हैं। तो देखिए ये टोटल कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं है, ये सिर्फ आर&डी वाले हैं, यानी कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं कि क्या हम नया कर सकते हैं, तो उसके अंदर हमें यहाँ पे 19 एम्प्लॉइज कंपनी के नजर आते हैं। अगर हम देखेंगे तो ये जो 9 मंथ जो एंड हुए हैं जून 30 तक, जब तक कंपनी ने 229 कस्टमर्स को कंपनी ने सर्व किया है और लगभग 21 कंट्रीज में ग्लोबली यहाँ पे ये कंपनी के हमें प्रोडक्ट जाते हुए नजर आते हैं, यानी कि उनको ये कंपनी सर्व करती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कौन कौन से वर्टिकल में इन्होंने ग्लोबली सर्व किया, तो देखिए ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, डिफेंस, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये 3 मेन हमें यहाँ पे कंपनी के वर्टिकल्स यहाँ पे बिजनेस के नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी 871 वेंडर्स के साथ में ये कंपनी काम करती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी जो अब नॉर्मली अगर हम इनके रॉ मटेरियल की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर यहाँ से कंपनी मेनली यहाँ पे ये सोर्स करने का काम करती है। और उसके अलावा इंडिया के अंदर भी कंपनी ये जो रॉ मटेरियल है उसे कंपनी सोर्स करने का काम करती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी की एक अच्छी बात ये है कि ऑलमोस्ट अगर हम टोटल आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 60 to 70% का जो कंपनी का आईपीओ, टोटल आईपीओ, वो हमें यहाँ पे फ्रेश इश्यू नजर आता है, यानी कि ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाने वाला है और कंपनी उसे ग्रोथ के लिए यूज करने वाली है। अगर हम यहाँ पे रीपेमेंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी के जो लोन्स वगैरह है तो उसे कंपनी रीपे करने के लिए यहाँ पे आईपीओ लेकर आ रही है और लगभग 130 करोड़ रुपीस यहाँ पे कंपनी अपना जो लोन है उसे कंपनी यहाँ पे जो आईपीओ से पैसा आएगा उसे कंपनी यहाँ पे रीपे कर देगी। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो उसके लिए लगभग 98 करोड़ रुपीस जहाँ पे कंपनी यहाँ पे जो कैपेक्स है वो करने के लिए यहाँ पे ये कंपनी इसे यूज करने वाली है। और उसके अलावा जो कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है तो उसके अंदर भी कंपनी अपने जो एक न्यू फैसिलिटी वहाँ पे कंपनी अपनी सब्सिडरी के अंदर डेवलप कर रही है तो उसके लिए भी लगभग 150 करोड़ का अमाउंट जो है वो कंपनी यहाँ पे यूज करने वाली है। और अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मली वर्किंग कैपिटल के लिए 110-120 करोड़ रुपए कंपनी ने रखे हुए हैं और उसके अलावा जो बचा हुआ अमाउंट है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में हमें यहाँ पे नजर आता है। तो उसमें जो नॉर्मली कंपनी के जो आईपीओ के एक्सपेंसेस लगते हैं, जो आईपीओ के मार्केटिंग के एक्सपेंसेस लगते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में आती हैं।
अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रमेश कुनिकानन और सविता रमेश एंड आरके फैमिली ट्रस्ट ये हमें कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे कोविड एंडिंग भी था और इतनी ज़्यादा ग्रोथ भी जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम कर रही है तो वहाँ पे उस समय अगर आप देखोगे तो ऑटो इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी और उसके अलावा डिफेंस सेक्टर में भी इतनी ज़्यादा कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही थी, तो इसकी वजह से ये नंबर इतने अच्छे हमें यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। लेकिन अगर हम 2021 में अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर काफ़ी अच्छे तरीके से हमें ग्रोथ हुआ नजर आया था और पिछले साल अगर आप देखोगे जिस तरीके से डिफेंस हो, ऑटो इंडस्ट्री हो, सबके लिए काफ़ी फिनोमिनल ईयर पिछले साल रहा था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 70% की ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में हमें देखने को मिली है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 5 गुना ये नेट प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। और अगर हम अभी एक क्वार्टर की भी अगर हम बात करेंगे यानी कि जो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर यहाँ पे भी खत्म हुआ था, वहाँ पे भी लगभग 10 से 11 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। और जिस तरीके से अभी एरोस्पेस डिफेंस हो या फिर उसके अलावा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, जिस तरीके से इनके अभी नए नए ऑर्डर्स आ रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली ये जो IoT की रिक्वायरमेंट है ये हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली देखा जाए तो ये साल 50 करोड़ के लगभग के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें यहाँ पे ये कंपनी के देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम IPO डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 नवंबर को ये IPO ओपन होने वाला है, यानी कि जो आने वाला वीक है उसके थर्सडे को ये IPO में ओपन होता हुआ नजर आएगा और उसके मंडे को ये IPO में उसके बाद में जो मंडे आएगा उस दिन ये IPO में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 587 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है और 25 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है और 857 करोड़ का यहाँ पे इश्यू साइज है, जिसमें से 530 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी के पास में जाने वाले हैं और 327 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर है और एक जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है उनके पास में ये पैसा जाने वाला है। यहाँ पे अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे 35% का रिटेल कोटा है, तो एग्जैक्ट अगर आप देखोगे लगभग 300 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और यहाँ पे जो कंपनी के एम्प्लॉइज है तो उनके लिए यहाँ पे 15 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट यहाँ पे कंपनी ने रखा है, तो उनका प्राइस आप मान के चलिए 587 है तो 572 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे एम्प्लॉइज को शेयर मिलने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 8.93 का EPS हमें कंपनी का नजर आता है, तो लगभग 65 के पी रेशियो पे ये कंपनी का IPO आ रहा है, जो कि हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग जो वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे लगभग 2500 से 2600 करोड़ के लगभग का वैल्यूएशन हमें यहाँ पे कंपनी का जो IPO प्राइस है उसके हिसाब से नजर आता है। और जो नेट एसेट वैल्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 43 पे हमें ये नंबर नजर आता है और अभी लगभग 587 पे कंपनी के शेयर्स आ रहे हैं, तो यानी कि लगभग 12 टाइम्स के लगभग अगर आप देखोगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू पे कंपनी का IPO आ रहा है। और इसके हिसाब से अगर आप देखोगे अभी कंपनी लगभग 130 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी अपना डेट कम करने वाली है, तो उससे जो प्राइस जो कंपनी की बुक वैल्यू होगी वो हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। तो जो प्राइस टू बुक वैल्यू का नंबर है वो IPO के बाद में हमें कम होता हुआ नजर आएगा। अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करेंगे तो अभी 0.84 पे है, लेकिन यहाँ पे जो 530 करोड़ की इक्विटी कंपनी और रेज कर रही है और वहाँ पे उसके बाद में डेट कंपनी का कम होने वाला है, तो ये डेट टू इक्विटी हमें लगभग 0.5 के लगभग हमें IPO के बाद में होता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो पी रेशियो वाइज जहाँ पे ये काफ़ी बड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे कंपनी का IPO आ रहा है, लेकिन देखिए एक छोटी कंपनी है, बेस इफेक्ट काफ़ी कम है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर 30-35% की ग्रोथ अगर नजर आती है तो वहाँ पे डेफिनेटली ये पी का नंबर में जस्टिफाइड नजर आता है। और अगर आप देखोगे अभी 130 करोड़ रुपए का अगर डेट कंपनी कम करेगी तो वहां पे कहीं ना कहीं 12 से 13 करोड़ रुपए का कंपनी का हर साल इंटरेस्ट बचेगा और वो भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में आने वाले टाइम पे हमें ऐड होता हुआ नजर आएगा। और अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर भी काफी अच्छे और ये नंबर भी ROC का नंबर भी 20% के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे ख्याल से वैल्यूएशन थोड़ा जस्टिफाइड है, थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन यहाँ पे फिर भी हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर है ना 17 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं, और 18 नवंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और 21 नवंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है, और 22 नवंबर को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और अगर हम यहाँ पे लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 14,675 रुपीज लगने वाले हैं, और एक रिटेल कैटेगरी के अंदर आप मैक्सिमम 13 लॉट की एप्लीकेशन लगा सकते हो, जिसके लिए 1,90,775 रुपीज लगेंगे। और स्मॉल HNI की एप्लीकेशन लगाने के लिए यहाँ पे मिनिमम 2,05,450 रुपये लगेंगे। और उसके अलावा अगर हम बिग HNI की अगर हम बात करेंगे तो उसके ना मिनिमम एप्लीकेशन के लिए आपको 69 लॉट की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी।
तो यहाँ पे एट द एंड आपको क्या करना चाहिए। देखिए मुझे एज अ होल अगर देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे अच्छी नजर आती है, जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से कंपनी का आईपीओ भी इतना कोई बड़ा आईपीओ नहीं है, तो एक तरीके से देखा जाए तो लिस्टिंग गेन के लिए भी कंपनी के लिए थोड़ा रूम रह सकता है। मेरे ख्याल से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करने की सजेशन दूंगा। अब लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करने का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा कॉस्टली नजर आता है, और उसके बाद में अगर 20-30% के प्रीमियम पे अगर कंपनी लिस्ट होती है तो वहाँ पे सीधा लगभग 80 के लगभग का पी रेशियो में जाता हुआ नजर आएगा। तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा कंपनी के लिए रूम बचेगा नहीं कि हमें वहाँ पे उसे होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे आईपीओ का साइज इतना बड़ा नहीं है, तो लगभग 20 से 30% का लिस्टिंग इन यहाँ पे हमें मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे एक आर्किन केमिकल्स करके आईपीओ, तो उसका भी ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दो आईपीओ मुझे अच्छे नजर आते हैं। और जो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस है तो वो आईपीओ मुझे इतना अच्छा नजर नहीं आता है। ये दो आईपीओ में पर्टिकुलरली लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से लगाने वाला हूँ। और जो आर्किन केमिकल्स अगर उसमें अलॉटमेंट आती है तो वो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं देखना रहूंगा। लेकिन ये जो कंपनी है ये मैं पर्टिकुलरली लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से ही लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि केन टेक्नोलॉजी के आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।